हेलो बच्चों, का हालचाल? सब बढ़िया। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के सीरीज को शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो अब आपके मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो हम लोग को, फिर फिजिक्स क्यों? तो बहुत सारी बातें हैं, अभी पढ़ते हैं, फिर कभी समय आने दीजिए, सही समय आने पे हम लोग बात करेंगे। पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पहले ध्यान से सुनिए। हम लोग जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है। ये बोर्ड के साथ साथ हायर लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे जेई मेंस हो गया आपका, जेई एडवांस्ड, नीट, एनडीए, जहां भी फिजिक्स के सेक्शन से सवाल आते हैं, अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूअसली पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी पढ़ाई करते हो, आप पढ़ते रह सकते हो। ठीक है, यदि आपको यहां से समझ में आता है तो आप खुद से डिसीजन भी ले सकते हो, पर यहां पे हम लोग 100% सिलेबस कवर करने वाले हैं क्लास 12th का रिगार्डिंग बोर्ड और जेई। सारा कुछ करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, वीडियोज पे वीडियोज आते जाएंगी, हमारी बातें भी वहां पे सारी बातें डिस्कस करेंगे। जो भी आपका सवाल होगा, आपका डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपके पास एनसीईआरटी का बुक जरूर होना चाहिए। एचसी वर्मा का किताब आप रख सकते हो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, और साथ ही साथ यदि आप मैथमेटिक्स से हो तो जेई का क्वेश्चन बैंक जरूर रखना, क्योंकि उसका क्वेश्चन हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। और यदि बायोलॉजी से हो तो नीट का क्वेश्चन बैंक आप रख सकते हो। ठीक है बच्चों, इन्हीं बातों के साथ ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं और सीधे हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, यानी जो सबसे बेसिक पार्ट होगा। बेसिक का एक और वीडियो आ सकता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुलम्ब्स लॉ में, जो कि सबसे मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल वगैरह का अध्ययन करते हैं, और भी कई सारी चीजें इसमें आगे डे टू डे आएंगी। और एक बात का आप ध्यान रखें, लेक्चर जो होगा ना हिंदी मीडियम में होगा और ना इंग्लिश मीडियम में होगा। ये लेक्चर फुल्ली फिजिक्स मीडियम में होगा, या फिर बोल सकते हो मैथमेटिक्स मीडियम में होगा। यानी मेरा मोटिव आपको फिजिक्स सिखाना है, न्यूमेरिकल सिखाना है, ना कि हिंदी और इंग्लिश सिखाना। इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में मत रहना। जहां पे जरूरत होगा, जैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए बात आती है कि सर बिना लैंग्वेज के कैसे होगा, तो बच्चों जो हिंदी मीडियम से होंगे उनको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे हिंदी मीडियम में बोर्ड के एग्जाम के लिए, और जो इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको नोट्स प्रोवाइड करेंगे इंग्लिश मीडियम में। फुल्ली जितने क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, सारा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। लेकिन यहां जो लेक्चर होगा उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ बोर्ड नहीं है, बोर्ड के साथ साथ और भी अच्छे लेवल के जो एग्जामिनेशन है वो है। इसीलिए इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है, अपना नोट्स सबसे बेहतर होता है, तो जहां पे चीजें आपको लगे कि लिखने की जरूरत है, आप लिखना। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें हम डिस्कस करेंगे। बेसिक लेक्चर है तो इसमें तो बेसिक बातें ही होंगी, आपने पढ़ा भी होगा पहले, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इन्हीं बातों के साथ आज का हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। कई सारे किताब में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा हुआ है, किसी किसी बहुत सारे जो किताब हैं स्टैंडर्ड लेवल के, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी दिया गया है, बात एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अपना। देखिए,
ये सारा चीज चाहे विद्युत आवेश हो, विद्युत क्षेत्र हो, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक, 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 ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो यहां पे दो पार्ट में अगर हम तोड़े इसको, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है समथिंग, समथिंग रिलेटेड टू, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, यानी कुछ ऐसी चीजें जो चार्ज से रिलेटेड हो, जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो, ठीक है, जो चार्ज से रिलेटेड हो, जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो। और स्टैटिक का मतलब होता है भाइयों, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट, ठीक है, यानी विरामावस्था में, रुकी हुई अवस्था में। मीन्स हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, यानी स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत हम रुके हुए आवेश, रुके हुए आवेश के कारण, रुके हुए आवेश और उसके कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। रुके हुए चार्ज की वजह से जिन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिन घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उन्हें बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही अगर चार्ज इन वेलोसिटी, चार्ज इन मूवमेंट, आवेश यदि गतिशील है, तो वो भी कई सारी घटनाएं वहां पे भी पढ़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। बट हमारा अभी का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब यहां पे आया चार्ज, जिसे हम बोलते हैं आवेश, यानी ये जो है यहां पे हम बोल सकते हैं कि किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश से संबंधित चीजें, आवेश से संबंधित कुछ चीजें, और किस प्रकार की आवेश? विरामावस्था में, विरामावस्था में, ठीक है, विरामावस्था में, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि देखो यहां पे आया चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज, चार्ज, चार्ज जिसे हम आवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है, चार्ज, आवेश। तो आवेश क्या होता है? देखो, चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड also एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। यानी आवेश जो है पदार्थ का गुण होता है, आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, साथ ही विद्युतीय बल एवं चुंबकीय बल का अनुभव भी करता है, यानी उत्पन्न भी करता है और स्वयं अनुभव भी करता है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है और स्वयं विद्युतीय बल एवं चुंबकीय बल का अनुभव करता है। चार्ज इज द properties of matter due to which it can create electric and magnetic effects and also experience electric and magnetic force। तो ये हो गया कहानी चार्ज की, आवेश की, ठीक है। तो जैसे यहां पे चार्ज की बात करें, जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है
अपने चारों तरफ अगर ये रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इस रीजन में, इस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लाते हैं तो उस पर विद्युतीय बल भी लगेगा। ठीक है, तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से सिंपली समझ लो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युतीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो देखो टाइप्स तो चार्ज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, दो टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है तो जरा ध्यान से समझना। देखो अपने पास एक एटम है, हम जानते हैं कि जितने भी सबस्टांस बने हुए हैं, जितने भी पदार्थ का निर्माण हुआ है वो सब किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में ना जाएं यानी क्वार्क के लेवल तक नहीं जाएं, जैसे तो बहुत सारे फिर पार्टिकल फिजिक्स में जाओगे तो क्वार्क हो जाएगा, लेप्टॉन हो जाएगा, फर्मियोन हो जाएगा, बोसॉन हो जाएगा, म्यूऑन हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, कई तरह के पार्टिकल होते हैं। क्वार्क भी आप देखोगे तो 6 प्रकार के होते हैं, अप डाउन टॉप बॉटम चार्ज स्ट्रेंज। ठीक है, और उसी में से अप और डाउन क्वार्क मिलके और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। अभी हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, अगर आपको चाहिए वो भी जानकारी तो फिर कमेंट करना, हम उस पे भी एक लेक्चर बना देंगे, बट अभी हम अपने सिलेबस में आपको समेट के रखते हैं। तो देखो ए एटम है, हम सब जानते हैं कि एटम में बीच में यहां पे होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेंटर में। ठीक है, और इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। यहां इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं मींस नाभिक बोलते हैं इसको। ठीक है, नाभिक बोलते हैं। और ये जो है इसको सेल या ऑर्बिट कहा जाता है जिसका रेडियस फिक्स होता है। ठीक है, और यहां पे समथिंग पार्टिकल जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सेल में चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो होता क्या है बच्चों कि एटम में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नॉन मूवेबल होते हैं, यानी वो ना कहीं से आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, वो परमाणु के अंदर ही रहेंगे, कभी उनमें उनके पोजीशन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन बड़ा खिलाड़ी है, ये कहीं से आ भी सकता है, यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल से पहले मटेरियल में शिफ्ट कर देते हैं। और पूरा जो कहानी है केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द घूमता है। इस चैप्टर में भी जितना भी चार्ज वगैरह क्रिएट होगा वो किसके वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो मेनली 3 पार्टिकल हो गए एटम के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियन के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियन। और प्रोटॉन पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहीं जा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन ही एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरी स्थान पे जा सकता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पे जाएगा। जैसे हम यहां पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे जाएगा, समझना यहां पे एक सबस्टांस हम बनाते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है। मान लो 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि प्रोटॉन कहीं जा नहीं सकता। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसके पास भी 10 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है,
इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा तो अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके जाएगा, अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का निगेटिव चार्ज होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन कहीं पे जाता है तो इतना निगेटिव चार्ज लेके जाता है, ठीक है, और कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है तो भी इतना निगेटिव चार्ज लेकर ही आता है। तो अगर हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट करा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज लेके जाएगा। तो जब इतना चार्ज लेके यहां पे जाएगा तो अभी देखो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इक्वल है। अभी ये बॉडी न्यूट्रल था और ये बॉडी भी न्यूट्रल था, यानी दोनों उदासीन बॉडी थे। लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां से यहां शिफ्ट करेंगे तो यहां से निगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हुआ, यानी यहां पे हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? पहले के तुलना में यहां पे हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई बच्चों। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक्स्ट्रा दिया तो यहां पे हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। नाउ अब जो है यहां पे 10 प्रोटॉन प्लस 8 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसके पास अब हो गया 10 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहां पे बच्चों पहले 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे। नाउ अब क्या हो गया? अब यहां पे 10 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन प्लस 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो गया, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, धनावेशित वस्तु। और यदि किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में है, तो उसको हम लोग निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी मींस ऋण आवेशित वस्तु। तो एक कहानी हो गया टाइप ऑफ चार्ज का। किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। अच्छा, यहां पे एक सवाल आ सकता है कि सर आपने डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, आपने डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर प्रोटॉन की डिफिशियंसी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो भी ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और अगर हम यहां पे एक्सेस ऑफ प्रोटॉन करते हैं तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन करेंगे तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगा, सही बात है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी होगा तो भी ऐसा होगा, और एक्सेस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन में भी चार्ज आएगा। बट बच्चों हमने पहले आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहीं नहीं जाते, वे मूवेबल नहीं है, वे एक एटम से दूसरे एटम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी रीजन है, मेन रीजन है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा। यानी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन भी होगा तो भी इलेक्ट्रॉन के एक्सेस के कारण होगा, और अगर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन भी होगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया कहानी टाइप की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो चार्ज के बारे में कुछ बात करें। चार्ज तो एक चीज तो पहले याद रखना है, आवेश जो है, आवेश पहली चीज की स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है यानी अदिश राशि है। ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो है बच्चों कूलम्ब। क्या है? कूलम्ब है।
कूलम्ब है इसका एसआई यूनिट, इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है बीमा की अगर बात करें, डायमेंशन जिसको आप बीमा बोलते हो, ठीक है, तो इसका बीमा IT लिखा जाता है, किसी किसी बुक में AT भी लिखा जाता है। ये कैसे आता है आगे हम लोग बात भी करेंगे, सॉरी, AT। तो टाइम को अगर मैं बड़ा वाला T से दिखाऊं तो फिर ए हो जाएगा IT AT। तो इस तरह से इसका डायमेंशन हो गया। तो ये चार्ज के बारे में याद रखना, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन IT या AT होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, यानी चार्ज के जो महत्वपूर्ण गुण हैं तो उसको देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण, आवेश के गुण, ठीक। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस अदिश राशि है, ठीक है, पहली बात अदिश राशि है। हर से दिख रही, ज्यादा मत देखना, ठीक है। तो अदिश राशि है। दूसरी बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स का होता है, बात हम लोग किए भी, 2 टाइप्स होता है, ठीक है। 2 प्रकार कौन कौन है, एक तो है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। बात किए पॉजिटिव का मतलब होता है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और निगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं तीसरा कि लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। मतलब इतना तो ऐसा करते हैं, इतना लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर कम से काम चल जाए तो देखो यहां पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, यानी लाइक चार्जेज है। तो लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वही अगर निगेटिव निगेटिव 2 चार्ज है तो फिर से लाइक चार्जेज हो गए, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, ठीक है। और अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, जैसे पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो तीसरा प्रॉपर्टी याद रखना है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। समान आवेश, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें अगर पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का अगर कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले तो एक तो आपका प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसके बाद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज करेंगे ही आगे। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम नाभिक को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और A2 हीलियम 4 होता है, बट इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ठीक है। और इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻
-19 कूलम। तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना पॉजिटिव चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल पे। और उसके बाद निगेटिव चार्ज में तो आप जानते हो सबसे फेमस कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और याद रखो इस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के नाम से जानते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, यानी इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, एक जनरल फिजिक्स की बात करें तो हम पार्टिकल फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं चार्ज का, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी इस पे करेंगे हम लोग आगे के लेक्चर में, तो इस पे ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन आवेश क्वांटमी आवेश का क्वांटमीकरण, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस हिंदी का अंग्रेजी हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि किसी चीज के मल्टीपल में, किसी चीज के मल्टीपल में, यानी एक छोटा यूनिट है, एक छोटा यूनिट है और वो उसी का मल्टीपल टाइम्स हम लॉस कर रहे हैं या उसी का मल्टीपल टाइम्स हम गेन कर रहे हैं, उससे उसे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। जैसे क्या होता है कि मैं आपसे कहूं कि पेन देना है, तो मैं आपको या तो एक पेन दूंगा या 2 पेन दूंगा या 3 पेन, 4 पेन, आधा पेन नहीं दे सकते, 2/3 पेन नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पेन हम आपको दे रहे हैं वो क्वांटाइज्ड है। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, ऐसे एक सीढ़ी है, ठीक है, और इसकी एक का ऊंचाई मान लो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी सारे हाइट कितने हैं, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहां से बॉल छोड़ूं, यहां से एक बॉल छोड़ दूं नीचे, तो ये बॉल या तो यहां पे रहेगा या फिर 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 यहां पे रहेगा। ठीक है, तो जो हाइट होगा बॉल का, हाइट होगा बॉल का, वो मल्टीपल ऑफ 10 होगा, मल्टीपल ऑफ 10 सेंटीमीटर होगा। यानी बॉल या तो 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होगा या 20 पे होगा या 30 पे होगा या 40 पे होगा, इस तरीके से होगा। यानी हम बोल सकते हैं n इंटू 10 सेंटीमीटर होगा। बॉल का हाइट इन इच केस n इंटू 10 सेंटीमीटर होगा, जहां n इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, आगे तक जाएंगे, जहां भी जितना भी सीढ़ी है इस हिसाब से। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो अब अगर इसको हम बोलें तो जरा ध्यान से सुनो। अगर किसी चीज पे इलेक्ट्रॉन हमें देना है, जैसे एक बॉडी है, ठीक, और इस पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी इसको चार्ज करना है, तो जब हम इसे चार्ज करेंगे और मान लो निगेटिवली चार्ज करना है, कैसा चार्ज, निगेटिवली, ऋण आवेशित करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो चार्ज होगा। तो इस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन देंगे तो या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसी तरह से या फिर हम n इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर अगर इसको हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे
तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या फिर n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो निगेटिव चार्ज भी देंगे तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज भी इसको देना है तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो किसी को या तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम चार्ज दे सकते हैं, या फिर 2 गुने उतना चार्ज, या फिर 3 गुने उतना चार्ज, या फिर 4 गुने उतना चार्ज, या फिर n गुने उतना चार्ज, यानी E के मल्टीपल में ही चार्जिंग पॉसिबल है, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या हिंदी में लिखे थे इसको, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो ध्यान देना, इसमें हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम पॉसिबल चार्ज। और मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को दिया जाने वाला आवेश या किसी बॉडी पर पाया जाने वाला आवेश वो हमेशा मिनिमम पॉसिबल चार्ज यानी सबसे छोटा आवेश जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी पूर्णांक गुणक होता है, पूर्णांक गुणक होता है, ठीक है। तो शॉर्ट में हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं कि बॉडी का आवेश या वस्तु का आवेश जो है, आवेश हमेशा ई का पूर्णांक गुणक होता है, पूर्णांक गुणक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अभी पूर्णांक गुणक प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि देखो अगर इसको, अच्छा वो क्लियर हो गया था ना, तो यहां पे पीछे जाऊं तो नहीं आएगा, चलो अच्छा, मैंने अभी बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालेंगे। अगर निगेटिव चार्ज करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो निगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है। मींस जो चार्ज है Q, किसी भी बॉडी का जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब वो पॉजिटिव में भी हो सकता है निगेटिव में भी, बट इसको अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखें तो Q इक्वल टू होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है, NE, यानी किसी भी बॉडी का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n मल्टीपल, पूर्णांक गुणक होगा। और अगर हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं तो इतना प्लस यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अगर निगेटिव चार्ज कर रहे हैं तो माइनस, तो Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस NE, जहां E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है, N है इंटीजर, N है इंटीजर यानी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो जीरो चार्ज भी पॉसिबल है, इसीलिए n बराबर हम 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे n तक जाएंगे। तो यही हो गया आवेश का क्वांटमीकरण, कि आवेश टुकड़ों में पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटाइज्ड है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के गुणांक में ही किसी भी वस्तु को चार्ज दे सकते हो, ठीक है, वहां पे चार्ज दे सकते हो, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके बाद आगे इस पे हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज याद रखना, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड मतलब आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब हो गया कि आप नेट चार्ज, ब्रह्मांड का जो नेट चार्ज है
वो ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उत्पन्न कर सकते हो आवेश को और ना ही नेट आवेश को खत्म कर सकते हो। आप सिर्फ क्या करते हो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर चार्जिंग होता है बॉडी का तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो एक बॉडी जितना पॉजिटिवली चार्ज होता है दूसरा बॉडी उतना ही निगेटिवली चार्ज होता है, तो जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, दैट मींस इसको हम और एक वर्ड में लिख सकते हैं, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है। कौन आवेश की बात कर रहे हैं? नेट चार्ज की बात कर रहे हैं हम, नेट चार्ज की, यानी ब्रह्मांड की जो नेट चार्ज है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश, ना ही आप समाप्त कर सकते हो, ना ही नेट चार्ज को उत्पन्न कर सकते हो। जैसे देखो, आप पॉजिटिव निगेटिव चार्ज ला सकते हो कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, बट ऐसा नहीं कि वो क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज, नया चार्ज बन गया, नहीं, जितना पॉजिटिव आया है उतना कहीं ना कहीं निगेटिव भी हुआ है। जैसे देखो, हमारे पास एक ग्लास रड है, ठीक है, ग्लास रड है, और इसको हम ठीक है, और इसको हम रब करेंगे, एक ये है अपने पास ग्लास रड, अब ये है हमारे पास सिल्क क्लॉथ, ठीक है, रेशम का कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। इसको हम रब करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे, एक दूसरे के साथ रब करेंगे, इसको रगड़ेंगे, ठीक है, घर्षण, एक दूसरे को रब करेंगे, ठीक, रब करो एक दूसरे के साथ। तो क्या होता है कि जब रब करोगे तो ग्लास रड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के और शिफ्ट होते हैं किस पे? सिल्क क्लॉथ पे। ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल के शिफ्ट होते हैं सिल्क क्लॉथ पे। जैसे मान लो कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल के 5 इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे चले गए। तो अब जो ग्लास रड है बच्चों, ये जो ग्लास रड है, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। और यहीं पे क्या है कि जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, इस पे इलेक्ट्रॉन आया है तो यहां पे 5 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव, 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव, 5 पॉजिटिव और 5 निगेटिव, तो नेट चार्ज फिर भी क्या है? 0 है। तो आप नेट चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते हो और जो चार्ज यूनिवर्स में है उसे आप समाप्त भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नंबरिंग देख लेना, छठा सातवां जो भी हो। तो अगला पॉइंट आप देखो कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यानी आवेश गति पर, वेग पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। इसका स्पीड, चाल, वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे v = 0 है, ठीक है, और q चार्ज है q1, ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका चार्ज है q1 और वेलोसिटी इसके पास v है। तो जितना चार्ज जो होगा रेस्ट में होगा उतना ही चार्ज मूविंग पार्टिकल में भी होगा। चार्ज एट रेस्ट, और यही बॉडी अगर मूव करने लगे वेलोसिटी के साथ तो मूविंग, चार्ज इन मूवमेंट यानी गति की अवस्था में, दोनों में आवेश हमेशा बराबर होता है। चार्ज एट रेस्ट यानी रुके हुए वस्तु का आवेश, और वही वस्तु अगर गतिशील हो गया तो क्या होगा?
वो दोनों का चार्ज जो है सेम होगा, ठीक है। बट देखो चार्ज की वजह से मास पे प्रभाव पड़ेगा, चार्ज की वजह से मास पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन में बहुत कम ही मास पाया जाता है, बट पाया जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के दूसरे जगह गया है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उतना मास भी जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉनिक मास भी जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी के मास से कम होगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी के मास से ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां पे गया है तो उतना द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लेके गया है, तो इसीलिए वो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास उसी की न्यूट्रल अवस्था से अधिक होती है। ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। 7वां में बात करते हैं चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, ठीक, चार्ज एट रेस्ट, रुकी हुई आवेश, रुकी हुई आवेश, याद रखना रुकी हुई आवेश सिर्फ और सिर्फ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, याद रखना। एक रुका हुआ चार्ज जो है, जिसका हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, एक रुका हुआ चार्ज विद्युत क्षेत्र केवल उत्पन्न करता है। दूसरा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्थिर चाल से या स्थिर वेग से, स्थिर वेग से या नियत वेग भी कहते हो, स्थिर वेग से गतिशील आवेश, स्थिर वेग से गतिशील आवेश जो है, एक समान चाल से चलता हुआ जो आवेश है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करता है कौन, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरा पॉइंट आप यहां पे याद रखना कि चार्ज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, यानी असमान चाल या असमान वेग जिसको आप बोलते हो, असमान चाल से गतिशील आवेश, यानी त्वरण के साथ। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आएगा, ठीक है, तो त्वरण के साथ गतिशील यदि कोई आवेश है, ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और समथिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उत्पन्न करेगा, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। एक ऐसा आवेश जो असमान चाल से गतिशील है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इमिट करेगा, यानी उत्सर्जित करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो 8वां प्रॉपर्टी होगा एडिटिव नेचर, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। तो
एडिटिव नेचर यानी आवेश का इयोज, इयोज माने जोड़ना, इयोज प्रकृति, ठीक है, इयोज प्रकृति यानी आप चार्ज को विथ साइन ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड द लार्ज नंबर ऑफ चार्जेज विथ देयर साइन, उनके साइन के साथ यू कैन ऐड। जैसे हमारे पास एक है यहां पे, और इस पे मान लो +5 कूलम्ब है, फिर -3 कूलम्ब चार्ज है, फिर +2 कूलम्ब चार्ज है, फिर +4 कूलम्ब चार्ज है, फिर -7 कूलम्ब चार्ज है। तो आप क्यू नेट इस पे फाइंड करने के लिए इन सारे चार्जेज को विथ साइन ऐड कर सकते हो, यानी +5 कूलम्ब, +4 कूलम्ब, +2 कूलम्ब, -3 कूलम्ब, -7 कूलम्ब, इस तरीके से। तो 5 और 9 2 11, और इसमें से घटेगा कितना 10, तो कितना आ जाएगा 1 कूलम्ब। तो इस तरह से आप चार्ज को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। यानी आवेशन की विधियां, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं या कितने तरीके हो सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का। तो चलो शुरू करते हैं। देखो आवेशन की विधियां, वे ऑफ चार्जिंग, वे या इसको कह सकते हो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक है, आवेशन की विधियां। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग देखेंगे, पहला वो है थर्माइनिक, थर्माइनिक, थर्माइनिक इफेक्ट, थर्माइनिक इफेक्ट, बाई थर्माइनिक इफेक्ट, यानी तापायनिक, तापायनिक, तापायनिक तापायनिक प्रभाव के द्वारा, तापायनिक प्रभाव के द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेटल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और इसके पास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, ठीक है, न्यूट्रल 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 मेटल रड है, मान लो न्यूट्रल मेटल रड है, और इसको हमने क्या करा, हीट करना शुरू किया नीचे से, ठीक है, हीट करना शुरू कर दिया, इसको हीट करना। तो जब हम हीट करेंगे बच्चों, तो आप जानते हो कि मॉलिक्यूल के या पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT। क्या होता है? 3/2 kT। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और इतना एनर्जी हो जाएगा कि ये मेटल के सरफेस बैरियर, यानी जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जिसे आप कार्यफलन भी बोलते हो, वो कार्यफलन का जो बाउंड्री है, उसको जो बैरियर है उसको तोड़ के और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एक तरीका है कि आप बहुत ज्यादा हीट करो बॉडी को, और बहुत ज्यादा हीट करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी पाकर सरफेस बैरियर को, जिसे हम वर्क फंक्शन कार्यफलन कहते हैं, जिसके वजह से जो मतलब जो मिनिमम एनर्जी होता है किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे ही इसको वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका है फोटो इलेक्ट्रिक, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? देखो, अपने पास एक मेटल रड है, ठीक है, न्यूट्रल है, मेटल रड है, और ये अभी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। हमने क्या करा, इसके पास हाई एनर्जी का फोटोन यहां पे इमिट करवाते हैं, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR है,
कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या लाइट है, फोटोन है। अब जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एनर्जी होता है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। ये हाई एनर्जी का, यहां पे एनर्जी जो है हाई है, हाई एनर्जी का फोटोन जब यहां पे इमिट होता है और मान लो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे, मेटल का किसी फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वो ट्रांसफर किया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस बैरियर को तोड़कर और यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से भी आप जब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये मेटल बॉडी जो है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके के द्वारा भी आप किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो। तो ये भी एक आवेशन का तरीका हो सकता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। हाई एनर्जी का फोटोन किसी मेटल बॉडी पे पड़ेगा जिसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक है, तो वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अभी बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिनके लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू बहुत कम होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएंगे और मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आगे बात कर सकते हैं नेक्स्ट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन। अब चालन के द्वारा आवेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल या कंडक्टर। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं धातु या चालक में, धातु या चालक में आवेश का वितरण, धातु या चालक में आवेश का वितरण, ये समझना जरूरी है, तभी आप चार्जिंग बाय कंडक्शन और इसके आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन उसको समझ पाओगे। तो धातु या चालक में आवेश का वितरण कैसे होता है, जरा ध्यान से समझना। देखो, अपने पास कोई मेटल है, या इसको पूरा स्फेरिकल ही बना लो, ठीक है, पूरा स्फेरिकल बना लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास मेटल है, ठीक है, ठीक है, मेटल है, ये मेटल स्फीयर है। थोड़ा यूज करने नहीं आ रहा है, अगर मुझे आता तो सर्किल बना के इसमें कलर फिल कर देते हैं, ठीक है, बट चलो कोई नहीं, ठीक है, हो गया। हमारे पास एक मेटल स्फीयर है। अब इस पे हम लोग क्या किए, जरा ध्यान से समझना। मेटल स्फीयर में हम कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड किए, क्या कि अभी ये न्यूट्रल है, अभी क्या है, न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है, सारा बात समझना, उदासीन है, यानी इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि अगर हम इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करें, इसमें क्या करें, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करें, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो जब इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होगा तो रिपल्सन के कारण ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, और जब एक दूसरे से दूर भागेंगे तो आप किसी मेटल बॉडी को, यानी धातु को या किसी सुचालक को जितना भी आवेश दो, जितना भी आवेश दो, ये आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश करेंगे कि जितना एक दूसरे से दूर जा सके जाएंगे, जितना दूर जा सके जाएंगे। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहां से दूर भागते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से दूर भागते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाते हैं। मेटल के सबसे दूर वाला जगह कौन होगा, सरफेस ही तो होगा, पृष्ठ होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ जाते हैं, यानी चार्ज जो है वो कहां पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे आएगा, ठीक है, सरफेस पे आएगा,
समझ गए? तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्या होगा, सारे इसके सरफेस पे आ जाएंगे। मतलब अभी सरफेस पे कैसे आते हैं, देखो आते कैसे हैं, ध्यान से समझना। पूरा क्लियर कर दें? नहीं, पूरा नहीं क्लियर करते हैं। देखो जैसे ए यहां पे पहले से प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इक्वल अमाउंट में है, प्लस माइनस। अब हम इसमें क्या किए, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पे हमने डाला, यहां पे डाला, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल होंगे, और ये जो पहले से जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी विकर्षित करेंगे। तो ये जो बॉडी है कैसा बॉडी है, कंडक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूवमेंट कर सकता है। तो जब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो चूंकि एक कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सकते हैं। तो जितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं उतना बढ़ेंगे, और सबसे ज्यादा दूरी पे जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है उतना डिस्टेंस पे जाएंगे, और ये आके सरफेस पे यहां पे लग जाएंगे। ठीक है, यानी मेन मोटिव था बताने का कि किसी भी मेटल को, किसी भी धातु को या किसी भी चालक को जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो या वहां पे आवेश देते हो, तो आवेश जो है वो उसके सरफेस पे चला जाता है, पृष्ठ पे चला जाता है, क्योंकि वहां पे रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण आवेश जितना दूर हो सकता है जाता है, और सबसे दूर वाला जगह कौन होगा, पृष्ठ होगा। उसके बाद एक बात और यहां पे हम लोग करेंगे, देखो अगर हमारे पास इस तरीके से था एक, और अभी यहां पे न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, ठीक है, उदासीन है। अब हम बीच में से क्या किए कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से, बीच में से कुछ इलेक्ट्रॉन हम यहां से उठा लिए। तो जब बीच में से कुछ इलेक्ट्रॉन उठा लेंगे बच्चों, तो बीच में से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जैसे यहां से हमने ढेर सारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, और इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके जो इधर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इधर आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको क्या करेंगे, उदासीन करेंगे, और इसको उदासीन करेंगे। और चूंकि अब बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो बाहर फिर से क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न होगा, और फिर से सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज भी कहां पे आया, सरफेस पर ही आया, सरफेस पर ही आया। तो इस तरह से आप एक किसी भी मेटल या कंडक्टर को चार्ज करोगे तो चार्ज उसके सरफेस पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर नॉन मेटल है, ठीक है, अचालक है, अचालक जिसको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी नॉन कंडक्टर को चार्ज देते हो, चार्ज जैसे हमने इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो होगा, लेकिन ये बॉडी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो जब बॉडी नॉन कंडक्टिंग है तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ सकता है, रिपल्सन के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ सकता है। यानी हम नॉन मेटल को जहां पे आवेश देते हैं, आवेश वहीं पे रह जाता है, वो पूरे बॉडी में फैलता नहीं है। ठीक है, यानी वो सरफेस पे नहीं जाता है। तो ध्यान रखना है कि किसी
चालक को, कंडक्टर को या किसी मेटल को चार्ज करेंगे तो चार्ज उसके सरफेस पे चला जाएगा। लेकिन अगर किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या अचालक को चार्ज करेंगे तो जहां चार्ज दिया जाएगा पॉजिटिव या निगेटिव, वो वहीं पे सिमट के रह जाएगा, वो पूरे बॉडी में फैलेगा नहीं, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये बॉडी ही नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं करेगा, जहां दिए वहीं पे पड़ा रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन में, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो देखो पहला कैवा तरीका था, तीसरा तरीका था चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, चालन के द्वारा, चालन के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन, ठीक है। तो इसमें कैसे आवेशित कर सकते हैं, जैसे देखो अपने पास एक बॉडी है, अभी बॉडी है मान लो पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। और एक यहां पे बॉडी है दूसरा जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, कैसा है, उदासीन है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। अब हम क्या किए, और दोनों कंडक्टर है, ध्यान से समझो, दोनों क्या है, कंडक्टर है, यानी सुचालक है, सुचालक है, दोनों स्फीयर कैसा है, गोला, सुचालक है। तो अगर हम इसको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, एक वायर से जोड़ दिए जो कि कंडक्टिंग है, तो इस कंडक्टिंग वायर से चार्ज यहां से चलते हुए इधर आएगा कि नहीं, चार्ज इधर आएगा, कंडक्टिंग मटेरियल है तो चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि रिपल्सन तो हो ही रहा है इनके बीच में, तो रिपल्सन के वजह से ही चाहेगा कि जितना दूर हो सके उतना जाए। तो अब इसको और जगह मिल गया दूर जाने के लिए, तो ये चार्ज जो है यहां से चल के आएगा और इसके सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फिर हम इसको एक दूसरे से अलग कर लेंगे, तो ए बॉडी भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ए बॉडी भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों बॉडी पे जो चार्ज है वो पहले के तुलना में क्या है, कम है, यानी इस पे जो चार्ज है इसके तुलना में कम है, इस पे जो चार्ज है इसके तुलना में कम है। और अगर दोनों बॉडी सिमिलर है यानी बिल्कुल एक जैसा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल अमाउंट में होगा, आधा आधा दोनों में बंट जाएगा, ठीक है। 10 कूलम है तो दोनों में 5 कूलम चार्ज बंट जाएगा। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे हमारे पास एक, ठीक है, एक बॉडी है पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाएंगे, संपर्क में। तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे ये मूवमेंट करना शुरू करेगा इधर, क्योंकि और इसको दूरी मिल गया और दूर रह सकता है। आपको पता है कि रिपल्सन होगा और रिपल्सन के कारण चार्ज चाहता है कि जितना दूर रह सके, तो सरफेस पे ही सबसे ज्यादा दूरी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आएगा और इधर भी शिफ्ट होगा, और फिर बाद में क्या करेंगे, दोनों को हम अलग कर लेंगे। तो ई बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ई बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह से हम निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी चालन के द्वारा आवेशन, कॉन्टेक्ट में बाय संपर्क में लाके, दोनों को संपर्क में लाके, कॉन्टेक्ट में लाके और चार्ज कर सकते हो। दूसरा तरीका है बच्चों, बिना हम संपर्क में लाए भी चार्ज कर सकते हैं, इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे होगा, जरा ध्यान से समझ। अपने पास एक मेटल शीट है, ठीक है, ठीक है, और ये अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मेटल है, ठीक है, उदासीन धातु है, अभी इस पे ना पॉजिटिव है और ना निगेटिव है। अब हम क्या किए कि इसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आए बच्चों, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, मजबूत धनावेश ले आए। तो अब क्या होगा कि इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इस मेटल के
फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनावेश की तरफ आकर्षित होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके किधर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे। तो जब इस पॉजिटिव के कारण, इसके अट्रैक्शन के कारण, तो ये वाला जो यहां इसका जो भाग है इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यानी उत्पन्न होगा प्रेरण के द्वारा, इसके प्रेरण से, इसके प्रभाव से। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। चूंकि एक न्यूट्रल बॉडी था, इस पे कोई चार्ज नहीं था, बट इस जब हम इसके संपर्क में यानी कुछ दूरी पे जहां पे प्रभाव उत्पन्न कर सके एक पॉजिटिव चार्ज लाएं, तो इसके प्रभाव से इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, जिसके वजह से इस वाले भाग पे ऋणावेश उत्पन्न हो गया, अब इस वाले भाग पे धनावेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। और अगर हम इसको यहां से हटा लेते हैं, इसको हम यहां से हटा लेते हैं, फिर यहां से हटा लिए तो फिर से ये सब खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा और पहले के जैसा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रेरण। ठीक है, किसी के प्रभाव से। अब प्रेरण के द्वारा चार्जिंग कैसे होगा? ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास दो मेटल स्फीयर है, मान लो एक, ठीक है, और एक दूसरा, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है। अब इनको कांटेक्ट में हम रख दिए हैं, दोनों न्यूट्रल है, ठीक, उदासीन है, और दोनों को हम कांटेक्ट में रख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि इसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज हम ले आते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसके बगल में। तो क्या होगा कि पॉजिटिव, अभी दोनों देखो न्यूट्रल है, दोनों में किसी पे कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसके बगल में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आए तो मेटल का, दोनों स्फीयर का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इधर शिफ्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, इधर शिफ्ट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसके वजह से इस वाले भाग पे क्या होगा, यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और इस वाले भाग पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि यहां से इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को अलग कर लेंगे, इन दोनों को यहां से, फिर इसके बाद यहां से अलग कर लीजिए, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पे, और यहां पे इसमें पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग। इंडक्शन का एक और तरीका मैं बताऊं चार्ज करने का, तो देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है, उदासीन है, और इसके बगल में हम एक क्या ले आए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस जो स्फीयर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो इधर शिफ्ट होंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, ए निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इस वाले को, चूंकि यहां पे है पॉजिटिव और यहां पे माइनस है, और यहां पे इसको हम अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग, यानी पृथ्वी से इसको वायर के द्वारा ऐड कर देंगे। अर्थिंग के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ये प्लस रहेगा, और इस मेटल पे सिर्फ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, जो कि पूरे सरफेस पे रिपल्सन के कारण फैल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप चार्ज कर सकते हो बाई इंडक्शन। ठीक है, बाई इंडक्शन यानी चालन के द्वारा आवेशन। उसके बाद फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन। ठीक है, तो घर्षण के द्वारा आवेशन कैसे होगा, ध्यान से समझो। जैसे यहां पे बोले थे कि ये ग्लास रड है, ग्लास रड है, और यहां पे हमारे पास सिल्क क्लॉथ है।
और दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे। तो रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होंगे तो ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। तो इस तरह से घर्षण के द्वारा भी आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जब किसी पेन को अपने बालों से रगड़ के और नीचे ले जाते हो तो वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, घर्षण के द्वारा जो आवेशन होता है उसी कारण से होता है। ठीक, तो ये था बच्चों चार्जिंग की विधियां। एक और तरीका बता देते हैं, एक होता है बाई फील्ड इमिजन। फील्ड इमिजन बाई फील्ड इमिजन यानी क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन के द्वारा भी आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास एक, फिर से वही है मेटल, धातु का टुकड़ा है और यहां पे हम क्या किए कि देखो, तो हम ले लिए एक न्यूट्रल मेटल, ठीक है, उदासीन धातु। अब इसके बगल में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज रख दिए। तो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा कि इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को, जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बहुत कम बल से मेटल के द्वारा बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले यानी मेटल से बाहर निकाल ले, तो फिर ये जो मेटल है ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आवेशन का। तो कितने तरीके पढ़े हम लोग, एक थर्माइनिक इमिजन के द्वारा यानी हीट करके आप आवेशित कर सकते हो वस्तु को, धनावेशित। दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा, ठीक है, यानी हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल के सरफेस पे डालेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिला तो वो बाहर निकल जाएगा और मेटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फील्ड इमिजन यानी किसी कंडक्टर के बगल में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज ले आए तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो जाता है बाहर, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इसको बाहर भी खींच सकता है और इसके वजह से ही जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर फ्रिक्शन के द्वारा कि दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग बाई कंडक्शन यानी कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में कांटेक्ट में लाके, और इलेक्ट्रॉन या चार्ज का है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह से दोनों पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग देखें कि बिना कांटेक्ट के आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके चार्जिंग के। अब यहां पे एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई पॉइंट चार्ज है। यहां पे हम ले लेते हैं एक, ध्यान से समझना, एक निगेटिव पॉइंट चार्ज है, एक निगेटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और यहां पे एक बॉडी है, क्या है, एक बॉडी है, ध्यान रहे बॉडी है, तो बॉडी है तो उसका कुछ साइज होगा। यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी को यहां ना लिख के हम लिख देते हैं इधर, यहां पे एक बॉडी है। अब ये जो चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव पॉइंट चार्ज है, और इस निगेटिव पॉइंट चार्ज के द्वारा ये जो बॉडी है वो अट्रैक्ट हो रहा है, इधर खिंचा रहा है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। कैसा फोर्स ही फील कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, यहां पे आकर्षण बल लग रहा है बच्चों दोनों के बीच। एक निगेटिव पॉइंट चार्ज है और एक बॉडी है जो हमें पता नहीं है कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि कैसा है, बस एक बॉडी है और ये निगेटिव पॉइंट चार्ज इस बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है कि चार्ज ऑन बॉडी यानी बॉडी पर कैसा आवेश होगा। पहला ऑप्शन है कि पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा ऑप्शन है कि निगेटिव चार्ज होगा, तीसरा ऑप्शन है
कि पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, और चौथा ऑप्शन है कि न्यूट्रल है। ठीक है, यानी जीरो चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो बताओ कि क्या होगा, बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या लग रहा है आपको, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। समझते हैं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तभी वो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया या एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया और एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया, तो हम बोलेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो गया तो निगेटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन भी कम हो गया तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा तो निगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन भी कम तो पॉजिटिव। तो अगर हम इसमें देखें पहला बात, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये अट्रैक्ट हो रहा है, अगर ये बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है तो कंफर्म पॉजिटिव चार्ज तो मे भी हो सकता है। ठीक है, हो क्या सकता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। हम ही पूछ रहे हैं कि ये बॉडी कैसा कैसा चार्ज हो सकता है, क्या सिर्फ पॉजिटिव होगा कि सिर्फ निगेटिव होगा, कि पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, कि जीरो हो सकता है इस पे चार्ज जब ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है। तो समझो पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव तो होगा। अब बच्चों जरा ध्यान से समझो, जरा ध्यान से समझो। हम मान लेते हैं कि इस पे 10 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 10 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे निगेटिव चार्ज है, जरा ध्यान से समझना, यहां पे निगेटिव चार्ज है। तो इंडक्शन के कारण सारे जो यहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज है और इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर शिफ्ट होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, और सारे जो यहां चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी के कारण यहां पे क्या होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब चूंकि देखो ध्यान से कि यहां पे जरा ध्यान देने वाली बात है कि इधर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मैं अगर फोर्स निकालूं यहां पे इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में, तो अगर यहां पे ये वाला फोर्स हम फाइंड करें, जरा ध्यान देना, यहां से यहां के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं, आर, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लिए आर। अब इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। फिर उसके बाद बच्चों ये जो बॉडी है, तो अगर हम निगेटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स निकालें तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, आर प्लस समथिंग एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा। अब जानते हो कि जो फोर्स होता है वो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम 10 और 11 ना मान के अगर हम मान ले कि इस पे 1 करोड़ पॉजिटिव है, 1 करोड़ पॉजिटिव है और इस पे 1 करोड़ निगेटिव है, 1 करोड़ निगेटिव है, तो चार्ज में तो कोई अंतर नहीं है। 1 करोड़ पॉजिटिव और 1 करोड़ 1 निगेटिव मान लो, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 निगेटिव मान लो। ठीक है, तो बेशक यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है और निगेटिव चार्ज 1 ज्यादा है, निगेटिव चार्ज 1 ज्यादा है। तो देखो Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहां पे 1 चार्ज है और 1 करोड़ पॉजिटिव से गुना करें और ई चार्ज और 1 करोड़ 1 से गुना करें तो बहुत ज्यादा का अंतर आने वाला नहीं है। मतलब
1 करोड़ के कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है हम निग्लिजिबल मान सकते हैं, बट हम बोले कि एक भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज हो जाएगा, अब एक भी इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन 1 करोड़ 1 है, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब फोर्स देख लेते हैं, तो इन निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, इसको हम मान लेते हैं F1। और निगेटिव और निगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा, निगेटिव और निगेटिव के बीच में फोर्स लगेगा जो कि रिपल्सन फोर्स होगा, इधर और इधर रिपेल करेगा। तो ये कितना होगा, ये भी होगा के Q1 Q2 बाई आर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। आर प्लस यहां पे जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ई वाला बढ़ा बॉडी का, ये वाला एक्स, तो आर प्लस एक्स का अब होगा, आर प्लस एक्स का। अब समझो ई जो है एक्स एक अच्छा खासा वैल्यू है, एक्स जो है अच्छा खासा वैल्यू है, ठीक है। और ये जो 1 करोड़ और 1 करोड़ 1 का अगर हम गुना करेंगे तो यहां पे मैग्नीट्यूड चार्ज का और यहां पे मैग्नीट्यूड चार्ज का बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है, बट डिस्टेंस में बहुत ज्यादा का अंतर है, क्योंकि एक तो यहां पे r प्लस एक्स है और दूसरा इसका स्क्वायर है। तो हम समझ सकते हैं कि जो F2 का वैल्यू आएगा वो हमेशा कम आएगा, किससे, F1 से। यानी जो आकर्षण बल लग रहा है, जहां पे दूरी कम है, आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और जो विकर्षण बल होगा, रिपल्सन फोर्स, वो कम लगेगा ज्यादा डिस्टेंस के कारण। अर्थात इस बॉडी को अगर हम निगेटिव भी मानते हैं, फिर भी यहां पे लगने वाला फोर्स जो क्या होगा, अट्रैक्शन। तो निगेटिव और ये निगेटिव भी रहेगा तो भी कैसा फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स ही लगेगा। यानी बॉडी निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है। अब चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो गया तो पॉजिटिव निगेटिव तो होगा ही। और उसके बाद अगर न्यूट्रल मान लेते हैं तो 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव, तब तो और हमारा काम आसान हो गया। Q1 इंटू 10 Q, इसका 10, और फिर यहां पे Q1 इंटू इसका 10 Q, और सिर्फ डिफरेंस कहां पे है, डिस्टेंस में है। तो फिर से ये वाला फोर्स जो है वो कम आएगा, यानी विकर्षण कम आएगा और आकर्षण ज्यादा। तो जीरो भी रहेगा तो भी आकर्षण बल ही काम करेगा। तो यहां पे ए हुआ, साबित ए हुआ कि देखो, साबित ए हुआ कि जैसे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो अगर इसमें हम पूछे कि नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, तो देखो अगर यहां से इसको देखते हो, ठीक है, और फिर यहां से इसको देखते हो, ये वाला, तो डिस्टेंस में अंतर है, ई जो है ई डिस्टेंस, और उसके बाद यहां से ई डिस्टेंस में अंतर है। तो जो फोर्स आएगा वो हमेशा एफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा आएगा एफ रिपल्सन से। इसके बीच में रिपल्सन होगा, और चूंकि दूरी पे है तो रिपल्सन कम होगा, और ये दोनों नजदीक है तो रिपल्सन अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसलिए एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में हमेशा कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो याद रखना, अट्रैक्शन तो किसी में भी हो सकता है पर रिपल्सन किसी में नहीं होगा, रिपल्सन हमेशा लाइक चार्ज में ही होगा। तो उसी सवाल में अगर मैं पूछ लूं कि यहां पे निगेटिव है और यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इस पे बताओ अगर रिपल्सन हो रहा है दोनों के बीच में तो इस पे कैसा चार्ज होगा, तो ऑलवेज निगेटिव होगा। रिपल्सन कहे तो हमेशा लाइक चार्ज होगा, लेकिन अट्रैक्शन कहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन, निगेटिव निगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, और न्यूट्रल और चार्ज पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडक्शन से रिलेटेड। एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे यहां पे, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मेटल, यानी मेटल या चालक या धातु में आवेश का वितरण। हालांकि एक दूसरे तरीके से पहले हम लोग देखें आवेश का वितरण, पर इसको कुछ थोड़ा सा और हमको बताना है। यहां पे देखो, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, ठीक है, और यहां पे इस तरीके का, और हम इस ऑब्जेक्ट को दिए बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा क्या दिए, पॉजिटिव चार्ज।
और हमसे पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका आगे बात भी करेंगे हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन सब का बात करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें कि इस तरीके का एक, जैसे हमारे पास मैटर है, ठीक है, और इसको हम पॉजिटिवली चार्ज दिए, तो आपको पता है कि तो पॉजिटिवली चार्ज, सारा चार्ज जो है इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हमसे कहा जाए कि क्या ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान है, सब जगह एक जैसा है, यानी यहां पे जितना आवेश घनत्व है, पृष्ठ घनत्व, उतना ही यहां पे है, उतना ही यहां पे है, उतना ही यहां पे है, तो हमारा जवाब होगा नहीं, हमारा जवाब होगा नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे बताएंगे हम। बस अभी इतना समझ लो कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल को यानी किसी चालक को आवेशित करते हैं, उसको पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज देते हैं, तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा? तो हमारा जवाब होगा कि अगर उसका बनावट एक समान है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा। लेकिन अगर इस तरह का मटेरियल है तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, वक्रता त्रिज्या का, ठीक है। मतलब अगर हम इस वाले पोर्शन पे बात करें, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हम यहां पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इसको मानते हुए, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है, यही रेडियस कुछ समथिंग होगा। अगर हमसे कहे कि यहां पे आप बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पे तो इसको देखते हुए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ ए होगा। फिर हमसे कहेगा कि यहां पे आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, यहां पे तो यहां पे तो बहुत बड़ा रेडियस बनेगा इस तरीके से, और अगर यहां पे बोलेगा तो यहां पे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये जो जिस तरीके का सर्किल बनाएगा और उसका जितना रेडियस होगा उसी का व्युत्क्रमानुपाती होगा आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो देखो यहां पे त्रिज्या बहुत ज्यादा है, जब त्रिज्या बहुत ज्यादा है तो सिग्मा का मान पृष्ठ घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी यहां पे कम होगा, इस वाले भाग में चार्ज डेंसिटी कम होगा यानी आवेश का घनत्व कम होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम आगे न्यूमेरिकल में, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल में आपको यूज करवाएंगे। फिर देखो अगर इस वाले पोर्शन पे आते हो तो यहां पे रेडियस जो है बहुत छोटा है, तो यहां पे रेडियस छोटा है तो आवेश बहुत ज्यादा होगा, यानी यहां पे आवेश का घनत्व कम जगह में ढेर सारा आवेश होगा, आवेश का घनत्व ज्यादा होगा। फिर यहां पे देखें तो इसका जो है यानी अगर हम इसको सिग्मा 1, इसको सिग्मा 2 और इसको सिग्मा 3 माने तो कुछ ये सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे कम घनत्व होगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा घनत्व होगा और यहां पे सबसे ज्यादा घनत्व होगा। यानी त्रिज्या हम क्या करेंगे, जिस पोर्शन में पूछेगा अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा बॉडी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, हर एक जगह पे इसका जो संरचना है अलग अलग है। तो जहां पे भी पूछेगा उसको हम लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और उसका देखेंगे रेडियस। तो रेडियस जितना बड़ा होगा आवेश घनत्व उतना ही पृष्ठ पे कम होगा, रेडियस जितना छोटा होगा आवेश घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो ये हमारा था बच्चों बेसिक लेक्चर। अब कुछ पीडीएफ हम बनाए थे, उस पीडीएफ में देख लेते हैं क्या क्या बात है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे तो सारा पढ़ा दिए हम, अब बात करते हैं। देखो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर रुके हुए आवेश के कारण जो घटनाएं उत्पन्न होती है, जैसे विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव के बारे में अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु कुछ यहां पे है। देखो आवेश का जो मात्रक है हम लोग बात किए थे कूलम्ब है, और एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मतलब कूलम्ब का सीजीएस मात्रक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, जिसको ESU लिखते हैं, और एक कूलम्ब इक्वल टू
3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है या 10 कूलम। तो एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलम। आवेश का प्रायोगिक मात्रक एम्पियर इंटू मतलब एक्सपेरिमेंटल जो है वो एम्पियर घंटा है, और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। आप जानते हो 1 फैराडे = 96,500 कूलम। 2 प्रकार के होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, सारा कुछ डिस्कस कर लिए अच्छे से। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर मैंने पूरा डायग्राम बना के बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है। तो निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है और पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आता है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। तो वही यहां पे बनाया हुआ है, प्रोटॉन धनात्मक आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन है और नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन ही कहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन ही कहीं से आता है। ठीक है, आगे बात करें, चालक अचालक की बात कर लिए। कुचालक को ही पारावैद्युत के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, चालक जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, अचालक जिससे आसानी से नहीं होता है, और अचालक को ही पारावैद्युत के नाम से कहा जाता है। अगले लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग मतलब पारावैद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे। आवेशन की विधियां देख लिए, घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा, सब कुछ देख लिए। अब यहां पे देखो ब्लर हो जा रहा है, तो देखो यहां पे ये लास्ट है, ये लास्ट पेज था। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लेक्चर था, और इसके आगे वाले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, और उसके बाद बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, कूलम्ब्स लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार दीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ पे क्या कमी रह गया है, उसको सुधारेंगे और पूरा सिलेबस हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो बेसिक में जो बातें हो सकती थी वो हम लोग डिस्कस कर लिए, और बाकी सारी जो अच्छे लेवल की बातें होंगी वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। बाय।